तारीख थी 21 अप्रैल 1526। इतिहास का वो दिन जिसने हिंदुस्तान का नक्शा हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। तो ये कहानी है पानीपत की पहली लड़ाई की। एक ऐसी लड़ाई जहां सिर्फ तलवारें नहीं चली, बल्कि नई सोच और तकनीक ने एक बहुत बड़े साम्राज्य को घुटनों पर ला गया था। तो चलिए बात शुरू करते हैं इस सवाल से कि हमला करने वाली सेना के लिए ये लड़ाई जीतना आखिर लगभग नामुमकिन सा क्यों लग रहा था। जरा इन आंकड़ों पर नजर डालिए। एक तरफ बाबर के पास मुश्किल से 15,000 सैनिक और कुछ 20-24 तोपें, और दूसरी तरफ दिल्ली सल्तनत की 40,000 की फौज और 1,000, जी हाँ, 1,000 जंगली युद्ध हाथी। मतलब पहली नजर में तो कोई भी कहेगा कि नतीजा बिल्कुल साफ है ना? तो फिर सवाल यही उठता है कि इतनी छोटी सेना आखिर जीती तो जीती कैसे। बस यही वो पहेली है जिसे हम आज समझने वाले हैं कि कैसे कभी-कभी नई सोच और तकनीक ब्रूट फोर्स यानी कि सिर्फ ताकत पर भारी पड़ जाती है। तो चलिए अब जरा देखते हैं कि इस कहानी के दो बड़े खिलाड़ी कौन थे। एक तरफ था बाबर, तैमूर और चंगेज खान जैसे बड़े बड़े विजेताओं का वंशज, जिसे अपनी ही जमीन से अपने घर से निकाल दिया गया था, और अब वो एक नए साम्राज्य की तलाश में था और उसकी नजरें टिकी थीं हिंदुस्तान पर। और उसका सामना किससे था? इब्राहिम लोदी से, दिल्ली का सुल्तान, जिसके पास कहने को तो एक बहुत बड़ा साम्राज्य था, लेकिन वो अंदर ही अंदर खोखला हो रहा था। लोदी अपनी पुरानी पारंपरिक ताकत पर, मतलब पैदल सैनिकों और हाथियों की भीड़ पर भरोसा कर रहा था। एक ऐसी ताकत जो बहुत जल्द इतिहास बनने वाली थी। तो यहाँ पर असली खेल शुरू होता है। बाबर की जीत का राज सिर्फ उसकी हिम्मत नहीं थी, बल्कि लड़ाई को लेकर उसकी एकदम नई और क्रांतिकारी सोच थी। देखिए, बाबर भारत में सिर्फ बारूद या बंदूकें ही नहीं लाया, वो उन्हें इस्तेमाल करने की एक पूरी की पूरी नई तकनीक लेकर आया था। ये तकनीक उसने उस समय के सबसे शक्तिशाली ऑटोमन साम्राज्य से सीखी थी, और इसमें दो चीजें बहुत खास थीं। पहली चीज थी अराबा। अब ये क्या था? इसे ऐसे समझिए कि सैकड़ों गाड़ियों को रस्सियों से एक दूसरे से बांधकर एक दीवार सी बना दी जाती थी, एक तरह का चलता फिरता किला, जिसके पीछे तोपें और बंदूकची एकदम सुरक्षित रहते थे। और दूसरी चीज वो थी तुलुगमा चाल। ये मध्य एशिया की एक क्लासिक मिलिट्री टैक्टिक थी। इसमें सेना के सबसे तेज तर्रार हिस्से, मतलब घुड़सवार, दुश्मन को सीधा सामने से भिड़ने के बजाय साइड से और पीछे से घूमकर घेर लेते थे, एकदम अचानक। अब सोचिए, जब ये दोनों रणनीतियां एक साथ मिली तो क्या हुआ होगा। एक तरफ अराबा की दीवार दुश्मन को आगे बढ़ने नहीं दे रही, और जैसे ही वो वहां फंसे, किनारों से तुलुगमा के घुड़सवारों ने हमला बोल दिया। मतलब एक परफेक्ट ट्रैप। युद्ध का मैदान एक किलिंग बॉक्स में तब्दील हो गया। तो अब चलते हैं सीधा पानीपत के मैदान में और देखते हैं कि असल में वहां हुआ क्या। तो लोदी की विशाल सेना पूरे जोश के साथ आगे बढ़ी, लेकिन सामने उन्हें मिली बाबर की गाड़ियों की दीवार, जिसने उन्हें एक तंग रास्ते में फंसने पर मजबूर कर दिया। और फिर वो हुआ जो हिंदुस्तान की जमीन पर शायद पहली बार हो रहा था। तोपों ने गरजना शुरू कर दिया। जरा सोचिए, लोदी की सबसे बड़ी ताकत, उसके वो 1,000 युद्ध हाथी, वही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन गए। तोपों के उस भयंकर और अनसुनी आवाज ने हाथियों को ऐसा डराया कि वो पलटकर अपनी ही फौज को रौंदते हुए भाग खड़े हुए। चारों तरफ बस भगदड़ और हाहाकार मच गया। और बस इसी एक मौके का तो बाबर को इंतजार था। जैसे ही लोदी की सेना में अफरा तफरी मची, उसकी तुलुगमा के घुड़सवारों ने दोनों तरफ से धावा बोल दिया। बस फिर क्या था, देखते ही देखते लड़ाई का पासा पूरी तरह पलट चुका था। और जब उस दिन का सूरज ढला, तो नतीजा ये था कि सुल्तान इब्राहिम लोदी और उसके 20,000 सैनिक सब के सब मैदान जंग में मारे जा चुके थे। ये सिर्फ एक लड़ाई की जीत नहीं थी, ये एक नए युग की, एक नए साम्राज्य की शुरुआत थी। एक दिन, सिर्फ एक ही दिन में इब्राहिम लोदी की मौत के साथ ही दिल्ली पर 300 सालों से राज कर रही सल्तनत खत्म हो गई, और पूरे उत्तर भारत में सत्ता का एक खालीपन पैदा हो गया। और इस खालीपन को भरने कौन आया? जाहिर है, बाबर। उसने फौरन दिल्ली और आगरा पर कब्जा जमाया, और यहीं से नींव पड़ी हिंदुस्तान के एक ऐसे साम्राज्य की जिसने अगले 300 सालों तक इस जमीन पर हुकूमत की। जी हाँ, मुगल साम्राज्य।
पानीपत की ये जीत तो बस पहला कदम था। देखिए, 1526 में ये जीत मिली और ठीक अगले ही साल 1527 में खानवा की लड़ाई जीतकर बाबर ने अपने नए साम्राज्य को और भी मजबूत कर लिया। और ये सिलसिला, ये राजवंश अगले 300 से भी ज्यादा सालों तक 1857 तक चला। तो पानीपत की ये कहानी एक बहुत बड़ी बात सिखाती है कि इतिहास हमेशा बड़ी सेनाएं नहीं बनाती, बल्कि बड़े विचार और नए आविष्कार लिखते हैं। और ये हमें आज सोचने पर मजबूर करती है कि आज के ज़माने का बारूद क्या है, वो कौन सी नई तकनीक या वो कौन सी नई सोच है जो हमारी दुनिया को ठीक उसी तरह बदलने वाली है।